अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टाइम की वजह से आई थिंक थोड़ा सा ज़रा प्रॉब्लम होगा। अभी दो पार्टिसिपेंट हमारे जो हैं वो नहीं आए अभी तक। 2-3 मिनट और देख लेते फिर इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। आज कुछ तबीयत भी नासाज है तो क्लास आज की जो है थोड़ी मुख्तसर ही होगी वैसे भी। ठीक है, मुझे भी याद नहीं था, अभी अचानक याद आया। हाँ जी, बस वो टाइम चेंज कल किया ना तो मैं सारा दिन मसरूफ़ रहा ज़रा कुछ, वरना मेरा ख्याल था कि मैसेज एक ग्रुप में शाम को भी कर देते ना तो ज़रा बंदे एक्टिव हो जाते हैं। वो मैं मैसेज भी नहीं कर सका। कोई नहीं, हम आज की क्लास ज़रा मुख्तसर कर लेंगे। आज का हमारा वैसे जो टॉपिक था वो तो था पैराग्राफ्स से रिलेटेड, पैराग्राफ की स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ शेडिंग, पैराग्राफ बॉर्डर्स। इससे मतलब का हमने आज क्लास लेनी थी। और ये जो पैराग्राफ वाला डायलॉग बॉक्स है इसको हमने जो है वो मुकम्मल आज देखना था। तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। मैं जो है वो ऊपर से पैराग्राफ एक ले आता हूँ, उसकी हम 3 कॉपियाँ ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ये पैराग्राफ में ले रहा हूँ। और अच्छा, जब आपके पास ज़्यादा सारे पेजेस हों, मिसाल के तौर पर आप पहले पेज पे और आपने डॉक्यूमेंट के बिल्कुल एंड पे जाना है, तो बजाय इसके कि आप इस तरह स्क्रॉल करके जाएं या यहाँ से स्लाइडर पकड़ के आप इसको करें, जस्ट आपने कंट्रोल एंड का बटन जो है वो प्रेस करना है। कंट्रोल के बटन के साथ एंड का बटन, तो कंट्रोल एंड का बटन प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर जो है वो डॉक्यूमेंट के सबसे आखिरी लाइन पे, जहाँ पे आपका कर्सर जो है वो आ जाएगा। ठीक है जी। ठीक है जी। सबसे पहले नंबर पे हम देखेंगे लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग क्या होती है कि विद इन अ पैराग्राफ आपके पैराग्राफ की जितनी भी लाइंस हैं उनके दरमियान स्पेस जो है, फासला जो है दो लाइनों के दरमियान वो कितना है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर 1.15 जो है ये लाइन स्पेसिंग होती है। तो ये जो आपका अलाइनमेंट वाले जो टूल्स हैं इसी के आगे जो टूल बटन मौजूद है ये लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का बटन है। इस पर अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपको ये लाइन स्पेसिंग जो है वो कुछ उसकी जो है वो वैल्यूज़ लिखी हुई आ रही हैं। आप डायरेक्टली यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने लाइनों के दरमियान कितनी स्पेस रखनी है। 1 पॉइंट रखनी है, 1.15 रखनी है, 1.5 है, 2 है, 2.5 है, 3 है। ठीक है जी। तो आप ये देखें साथ साथ वो प्रीव्यू भी दिखाता जा रहा है कि 1.0 स्पेस इतनी है, 1.5 इतनी स्पेस है, 2.5 इतनी है, 3.0 इतनी है। तो यहाँ से आप जो है वो लाइन स्पेसिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट भी 1.15 होती है और नॉर्मली भी हम कोई भी चीज़ जब डिज़ाइन कर रहे होते हैं, कोई आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, कोई बुक बना रहे हैं, बुकलेट बना रहे हैं, ई बुक डिज़ाइन कर रहे हैं, या आप जो है वो कोई ब्रोशर बना रहे हैं, कोई फ्लायर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो कोई भी अगर आप इस तरह की चीज़ जो है वो बना रहे हैं तो उसमें हम नॉर्मली लाइन स्पेसिंग जो है वो 1.15 ही रखते हैं। ठीक है जी। तो बाज़ात कुछ क्लाइंट्स जो है वो उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि लाइन स्पेसिंग ज़्यादा करें, तो फिर आपने उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लाइन स्पेसिंग को एडजस्ट कर लेना। यहाँ पे कुछ कीमतें जो हैं वो लिखी हुई आ रही हैं। अगर आपको इनमें से अपनी मतलूबा कीमत नहीं मिल रही, मिसाल के तौर पर क्लाइंट आपको कहता है कि जी 1 पॉइंट जो है वो 75 जो है वो लाइन स्पेसिंग रखनी है और 1.75 आपके पास यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप ये लाइन स्पेसिंग वाला जो बटन है इसके ऊपर आप क्लिक करें तो वही आपके पास पैराग्राफ वाला ऑप्शन खुल जाएगा, डायलॉग बॉक्स। इसमें जो है वो ये यहाँ पर आपके पास लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर आप कीमत अपनी मर्ज़ी से जो भी कीमत देना चाहें वो दे सकते हो। ठीक है जी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे 1.75 जो वो दे देता हूँ एंड ओके।
तो 1.75 जो है वो इसकी लाइन स्पेसिंग हो चुकी है। ठीक हो गया जी। लाइन स्पेसिंग के बाद हमारे पास आ जाता है ऑप्शन पैराग्राफ स्पेसिंग का। लाइन स्पेसिंग दो लाइनों के दरमियान स्पेस होती है। पैराग्राफ स्पेसिंग जो है वो दो पैराग्राफ्स के दरमियान स्पेस जो है उसको हम कहते हैं। यानी एक ये पैराग्राफ यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इस वाले पैराग्राफ और इस वाले पैराग्राफ के बीच में जो स्पेस है, ये वाली जो स्पेस है, ठीक है जी, इस वाली स्पेस को हम कहते हैं पैराग्राफ स्पेस। अब पैराग्राफ स्पेस भी हम मतलब अपनी मर्ज़ी से पॉइंट्स के अंदर जो है वो दे सकते हैं कि कितने पॉइंट्स हमने रखनी है। लाइन स्पेसिंग जो है वो सिर्फ अप्लाई होती है आफ्टर द लाइन, यानी लाइन के बाद, ठीक है जी। जबकि पैराग्राफ स्पेसिंग में हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, बिफोर पैराग्राफ और आफ्टर पैराग्राफ। यानी आप पैराग्राफ के शुरू में लाइन स्पेसिंग जो है वो कोई और रखना चाह रहे हैं और पैराग्राफ के बाद में आप लाइन स्पेसिंग जो है वो डिफरेंट रखना चाह रहे हैं, तो वो दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद है। उसके लिए आपने इसी डायलॉग बॉक्स में चले जाना है, पैराग्राफ वाले, और इसमें हमारे पास जो है वो स्पेसिंग का ऑप्शन नीचे जो मौजूद है, इसमें ये बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है जी। यहाँ पे भी आप अपनी मर्ज़ी से कीमत दे सकते हैं। इस बटन से अगर आप क्लिक करेंगे तो ये एक स्पेसिफ़िक अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ करेगा, जो कि 6 पॉइंट्स के हिसाब से होगी, यानी 6, 12, 18, 24, यानी 6 के टेबल जो होता है हमारा उस हिसाब से। अगर आपने कस्टम कोई लिखनी है तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पर लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 10 पॉइंट्स जो है वो बिफोर स्पेस चाहिए और 15 पॉइंट्स जो है वो मुझे आफ्टर जो है वो पैराग्राफ स्पेस चाहिए। तो ये मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे लिख के इनको ओके करूँगा, तो आप देखें कि पैराग्राफ की स्पेस यहाँ पे बढ़ चुकी है, ठीक है जी। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हम जब चैप्टर की हेडिंग देते हैं, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एक हेडिंग बना लेता हूँ, चैप्टर 01, और इसको मैं सेंट्रल लाइन कर रहा हूँ। सेंट्रल लाइन के लिए शॉर्टकट की जो है वो Ctrl+E है, उससे आप सेंट्रल लाइन इसको कर सकते हैं, ठीक है जी। चैप्टर नंबर 1। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो चैप्टर मैंने नंबर 1 लिखा है, इसके बाद जो फर्स्ट पैराग्राफ मेरा स्टार्ट हो रहा है, इन दोनों के दरमियान मैं स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा चाहता हूँ, ठीक है जी। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और अपने उस पैनल में चला जाऊँगा और यहाँ पे मैं इसकी पैराग्राफ स्पेसिंग दे देता हूँ 35 पॉइंट्स। शुरू की 10 ही हम रहने देते हैं एंड देन ओके। तो अब आप देखें कि पैराग्राफ स्पेस जो है उसने बढ़ा दी है इन दोनों के दरमियान, ठीक है। तो नॉर्मली हम जो न्यूबीज़ होते हैं, जो नए वर्ड को यूज़ करने वाले होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, वो पैराग्राफ्स के दरमियान स्पेस देने के लिए बार बार एंटर का बटन प्रेस कर रहे होते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी जो है वो पैराग्राफ स्पेसिंग 0 कर रहा हूँ और इस वाली की भी मैं बिफोर वाली जो है वो 0 कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब ये नॉर्मल पैराग्राफ स्पेसिंग है, यानी 0 है, इसके बाद भी, यानी ऊपर वाली जो पैराग्राफ है इसके बाद भी कोई स्पेस नहीं है और इससे शुरू में भी कोई स्पेस नहीं है। तो नॉर्मल जो नए लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो एंटर प्रेस करते हैं, फिर एंटर प्रेस करते हैं, मतलब अगर उन्होंने इतनी स्पेस देनी है तो वो 2 दफ़ा एंटर का बटन प्रेस कर देंगे, ठीक है जी। तो ये एक कह लें कि कोई प्रोफेशनल वे नहीं है पैराग्राफ्स के दरमियान स्पेसेस देने का। प्रोफेशनल वे क्या है कि आप पैराग्राफ के आफ्टर जो है वो स्पेस यहाँ से अपनी मर्ज़ी से दे दें। 50 पॉइंट्स मैं दे देता हूँ तो ये आपके पास स्पेस जो है वो आ जाएगी। कीमत आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, 50 पॉइंट्स दी है, 50 पॉइंट्स से ज़्यादा भी दे सकते हैं, जो आपके क्लाइंट को मतलब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो। अगर आप अपने लिए कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं तो वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। अगर क्लाइंट की कोई रिक्वायरमेंट है ख़ास तो वो आप क्लाइंट को जो है वो पूछ सकते हैं, वो आपको फ़िक्स अमाउंट बता देगा। अगर वो फ़िक्स अमाउंट नहीं बताता तो आप उसको 2-3 वर्जन्स जो है वो इस तरह से डिज़ाइन करके मुख्तलिफ स्पेसिंग के साथ आप उसको चेक करवा दें, तो इस तरीके से जो वो आप उसको कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। इसी तरह यही जो हमने आफ्टर ऐड किया यही हम बिफोर ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब मैं चाहता हूँ कि चैप्टर वैसे नॉर्मली तो हम क्या करते हैं कि चैप्टर जो है वो हमेशा कोशिश हमारी यही होती है कि हम जो है वो
स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया। नॉर्मली हमारी कोशिश ये होती है कि चैप्टर हमेशा जो है वो एक नए पेज से स्टार्ट हो, ठीक है। लेकिन बाज़ औक़ात कोई हमारे पास हेडिंग आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास जो है वो मैं क्या देता हूँ जी, हेडिंग 1, ठीक है जी। इसको मैं और थोड़ा इंक्रीज़ कर रहा हूँ और मैं ये लगा रहा हूँ, इसको बोल्ड कर। ठीक है जी। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरी हेडिंग स्टार्ट हो रही है इस हेडिंग के मतलब पिछले पैराग्राफ और हेडिंग के दरमियान में स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। तो एक तो तरीका ये है कि हम जो है वो पैराग्राफ के बाद स्पेस जो है वो इंक्रीज़ कर दें। लेकिन इसमें होगा क्या, इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि अगर हम पैराग्राफ के बाद स्पेस बढ़ा देते हैं, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे पैराग्राफ के बाद स्पेस जो है वो 50 पॉइंट्स कर देता हूँ, और हमने इस पैराग्राफ का कोई स्टाइल बनाया हुआ हो, तो क्या होगा कि ये जो आफ्टर स्पेस है ये सारे पैराग्राफ जिन पे हमने वो स्टाइल अप्लाई किया होगा उन सब के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। और उसका नुकसान क्या होगा कि विद इन द पैराग्राफ्स भी यही स्पेस आ रही होगी, जबकि हमें विद इन द पैराग्राफ्स ये स्पेस नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इस हेडिंग से पहले ये स्पेस चाहिए। तो बजाय इसके कि हम आफ्टर पैराग्राफ जो है वो इसकी स्पेस को ज़्यादा करें, हम क्या करेंगे, जो हेडिंग वाला पैराग्राफ है इसके बिफोर स्पेस जो है वो हम बढ़ा देंगे, ठीक है जी। काम दोनों से एक ही होंगे, लेकिन फ़र्क ये होगा कि अगर मैं इस पर आफ्टर पैराग्राफ स्पेस जो है वो एक्स्ट्रा लगा देता हूँ और इसको मैं स्टाइल में से यहाँ पे किसी स्टाइल में सेव कर देता हूँ और वही स्टाइल मैं अपने नेक्स्ट आने वाले 2-3 पैराग्राफ्स पे अप्लाई कर देता हूँ, तो क्या होगा कि 2-3 पैराग्राफ्स जो आगे आ रहे हैं उन तीनों पैराग्राफ्स के बीच में आपस में भी स्पेस जो है वो 50-50 पॉइंट्स आ रही होगी, जो कि हमें नहीं रिक्वायर्ड। उनके दरमियान हमें जो है वो थोड़ी स्पेस रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो इसलिए उसके लिए हम जो हमारी हेडिंग वाला पैराग्राफ है हम इसके ऊपर बिफोर जो है वो पैराग्राफ स्पेस जो है वो ज़्यादा ऐड कर देंगे। ठीक हो गया जी। ये तो हो गया हमारा पैराग्राफ स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग से रिलेटेड। अगर आप बल्कि मैं इन्हीं पैराग्राफ्स की एक कॉपी, बल्कि इसके मैं 2-3 पैराग्राफ बना लेता हूँ। एक ये बना लिया, एक ये बना लिया, ठीक है जी। बाय डिफ़ॉल्ट जो है जब हम एंटर प्रेस करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो ऑटोमेटिकली थोड़ी सी पैराग्राफ स्पेसिंग ऐड कर देता है, यानी 0 पॉइंट पैराग्राफ स्पेसिंग 0 नहीं रहती है आपकी, ठीक है जी। उसकी वजह ये है कि कुछ इसके अंदर उन्होंने मतलब ऐसा उन्होंने सॉफ्टवेयर के अंदर ही कोई फ़ीचर ऐसा रखा है कि ताकि अगर कोई नया बंदा भी इसको वर्ड को यूज़ कर रहा है जिसको पैराग्राफ स्पेसिंग के बारे में नहीं पता, तो जब वो किसी चीज़ को डिज़ाइन करे तो उसमें पैराग्राफ्स के डिफरेंस का पता लगे कि ये एक पैराग्राफ यहाँ पे ख़त्म होके तो नया पैराग्राफ जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। क्योंकि फॉर बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है कि पैराग्राफ हमारा लाइन के एंड तक जो है वो जा रहा होता है, ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी के अंदर मैं 2-3 लफ्ज़ जो है वो मज़ीद ऐड कर दूँ, ठीक है जी। एक लफ्ज़ ये जो है वो मैं दोबारा ऐड कर दूँ, एक ये लफ्ज़ मैं दोबारा ऐड कर दूँ। अब ये देखें ना, ये पैराग्राफ हमारा लाइन के आखिर तक जा रहा है, ठीक है जी। अगर इन दोनों पैराग्राफ के दरमियान स्पेस नहीं होगी तो हमें दोनों पैराग्राफ्स डिफरेंशिएट नहीं होंगे, कि हमें पता नहीं लगेगा कि यहाँ पे एक पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है और यहाँ से नया पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है जी। तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑटोमेटिकली पैराग्राफ स्पेसिंग जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ऐड कर देता है। उसको आप ख़त्म किस तरीके से कर सकते हैं, या अगर ऐड नहीं हुई किसी भी वजह से उसको ऐड किस तरीके से कर सकते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट है, तो ये लाइन स्पेसिंग वाला ही बटन आपने क्लिक करना है और इसमें आपके पास ये 2 बटन नीचे आ रहे हैं, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। इस वक्त चूँकि आफ्टर पैराग्राफ स्पेस ऐड हुई भी है, इसलिए यहाँ पर रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ लिखा हुआ आ रहा है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अब आप देखें कि ये
अगरचे 2 पैराग्राफ है लेकिन देखने में एक पैराग्राफ लग रहा है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के दरमियान स्पेस पैराग्राफ्स के नहीं है। ठीक हो गया जी। तो हम सिंपली इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से जो वो ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक 6 या 8 पॉइंट्स जो है वो, हाँ जी 8 पॉइंट्स जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऐड कर देता है आपके पैराग्राफ स्पेसिंग। ठीक हो गया जी। इसी पैराग्राफ वाले डायलॉग बॉक्स में 2-3 चीज़ें सिंपल हैं, थोड़ी सी हमने कल देखी थी। एक इंडेंटेशन के हवाले से, वो मैं थोड़ी सी यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले तो जनरल है, ये तो अलाइनमेंट है आपकी, ठीक है जी। लेफ़्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई लो, हाई, मीडियम। ये जो जस्टिफाई लो, हाई, मीडियम है ये ऐसा हम नॉर्मली यूज़ नहीं करते। ये सिर्फ अप्लाई होती हैं को ख़ास किस्म के जो है वो हमारे पास टेक्स्ट मौजूद हो। शहबाज भाई आज टाइम भूल गए थे जी मैं टाइम भूल गया था और बाहर से मुझे बिल्कुल याद ही नहीं था। अच्छा चलो, अगर अभी मेरा अलार्म बजा तो मुझे याद है। अलार्म चेंज कर लेना, जो है वो 7:55 का लगा लेना। जी जी ठीक है। ठीक हो गया जी। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास आ रहा है आउटलाइन लेवल। इसमें इस वक्त जो है वो बॉडी टेक्स्ट सिलेक्टेड है। इसमें नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे लेवल 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये क्या चीज़ है? ये जब हम टेबल ऑफ कंटेंट्स पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक बहुत अच्छा फ़ीचर है कि अगर आप कोई बुक डिज़ाइन कर रहे हैं या थीसिस बना रहे हैं तो उस थीसिस का या बुक का आप अगर टेबल ऑफ कंटेंट ये है या टेबल ऑफ फिगर्स आप जो है वो बनाना चाह रहे हैं तो वो आपको मैनुअली बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ऑटोमेटिकली आप जो है वो इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये जो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 है, ये दरअसल आपकी हेडिंग्स हैं कि जो आपके आने वाले डॉक्यूमेंट में हेडिंग है। मिसाल के तौर पर ये मैंने हेडिंग 1 बनाई है, ठीक है जी। इसको मैं सेलेक्ट करके इसको मैं बॉडी टेक्स्ट के बजाय कर देता हूँ लेवल 1 एंड देन ओके। अब आप देखें कि इसके साथ एक ये निशान बना हुआ आ गया। अब ये एक हेडिंग उसने बना दी है। अब जब मैं टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करूँगा डॉक्यूमेंट के शुरू में, स्टार्ट में, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इस वाले टेक्स्ट को जो भी इस लाइन में लिखा होगा, इस पूरी लाइन में जो भी टेक्स्ट लिखा होगा उस टेक्स्ट को टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर इंक्लूड कर देगा। ठीक है जी। टेबल ऑफ कंटेंट फिर हम मज़ीद तफसील से जो वो आगे देखेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट में आप लोगों ने देखा होगा एक हेडिंग होती है, फिर उसकी सब हेडिंग, जिस तरह हमने लिस्ट पढ़ी थी ना कल कि पहली लिस्ट 1 है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, वही सेम चीज़ है कि पहली हेडिंग है, फिर उसकी सब हेडिंग है, फिर उसकी सब हेडिंग है। जिस तरह टेक्स्ट बॉक्स में नॉर्मली इस तरह होता है कि ये पहली हेडिंग हमारे पास आ गई जी 1.0, ठीक है जी। अगली हेडिंग आ जाती है हमारे पास जी 1.0.1, ठीक है जी। उससे अगली हेडिंग आ जाती है 1.0.1.1, ठीक है जी। मतलब डिफरेंट जो है वो हेडिंग्स इस तरीके से हमारे सामने होती है। तो ये लेवल इस तरीके से हम टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर जो हम शो करवाना चाह रहे हैं उसके लिए फिर हम ये यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये कौन से लेवल की जो है वो हेडिंग है। उसके बाद नीचे डायरेक्शन है। डायरेक्शन हमने कल देख ली थी, राइट टू लेफ़्ट है या लेफ़्ट टू राइट है। बाय डिफ़ॉल्ट एमएस वर्ड के अंदर लेफ़्ट टू राइट होती है। जब उर्दू लिखनी हो तो फिर हम इसको राइट टू लेफ़्ट कर देते हैं। इंडेंटेशन कल मैंने आप लोगों को बता दी थी, समझा भी दी थी। जो कि आप रूलर के ऊपर ये जो आइकन्स आपके पास मौजूद हैं, 3 आइकन्स आपके पास लेफ़्ट साइड पे हैं, एक आइकन आपके पास राइट साइड पे है। इसके ज़रिए से आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ से कंट्रोल नहीं करनी आ रही तो आप यहाँ पे डायरेक्टली भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो बिफोर टेक्स्ट है ये पैराग्राफ इंडेंटेशन है, यानी पूरे पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई होगी। ठीक है जी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको जो है वो 5 सेंटीमीटर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 2.5 सेंटीमीटर बिफोर टेक्स्ट कर देता हूँ। बिफोर टेक्स्ट से मुराद लेफ़्ट साइड पे, और अगर इसको मैं आफ्टर टेक्स्ट कर देता हूँ 2.5 से मुराद राइट इंडेंट, यानी राइट साइड पे जो इंडेंट है हमारा। और इसको मैं ओके कर देता हूँ तो आप ये देखें कि ये लेफ़्ट साइड से भी मार्जिन से इतना आ गया और राइट साइड से भी मार्जिन से 2.5 सेंटीमीटर जो वो अंदर की तरफ आ गया।
ये हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं जब बाज़ हम डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे कई कोटेशन हम किसी की जो है वो कोट कर रहे हैं, किसी का कॉल लिख रहे हैं, या कोई शेर वगैरह हम नॉर्मली जो है वो बीच में लिखना चाह रहे होते हैं, तो उसके लिए हम ये इंडेंटेशन बाज़ इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपको नीचे एक चेक बॉक्स नज़र आ रहा होगा, इस पर लिखा हुआ है मिरर इंडेंट्स। मिरर इंडेंट्स पे अगर आप चेक बॉक्स लगा दें तो आप देखें कि ये बिफ़ोर और आफ्टर की बजाय इनसाइड और आउटसाइड के लफ्ज़ आ गए हैं यहाँ पर। ये जब हम कभी बुक डिज़ाइन करते हैं, इसको हम मज़ीद तफसील से जब हम पेज सेटअप वगैरह देखेंगे उसमें देखेंगे इंशाल्लाह। इनसाइड से मुराद ये होता है कि जो आपके बुक की जिस साइड पे बाइंडिंग हो रही है आपकी, वो इनसाइड मार्जिन कहलाते हैं, और जो आपकी किताब के बाहर की तरफ को जो सफ़े का किनारा है वो आउटसाइड मार्जिन कहलाते हैं। ठीक है जी। तो ये अगर आप कोई बुकलेट या कोई मैगज़ीन इस तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें वो इस तरीके से जो है वो इनसाइड और आउटसाइड मार्जिन इंडेंटेशन आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। यानी उसमें नॉर्मली ये होता है कि जो इनसाइड, अगर आपकी बहुत ज़्यादा पेजेस वाली किताब है, कोई 100 पेजेस हैं, 200 है, 300 पेजेस हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो इनसाइड मार्जिन है वो थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं, ताकि अगर बुक की बाइंडिंग भी हो तो हमारा टेक्स्ट जो है वो बाइंडिंग के अंदर ना आए, मतलब इजीली रीडेबल हो। तो इसलिए फिर हम उसके लिए इनसाइड और इनसाइड जो अलहदा रखते हैं, मतलब वो डिफरेंट अमाउंट होती है, और आउटसाइड हमारा जो हमारी इंडेंटेशन होती है वो डिफरेंट अमाउंट होती है। ठीक हो गया जी। इसी के सामने आपको स्पेशल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये वही फर्स्ट लाइन इंडेंट और हैंगिंग इंडेंट है, ये भी मैंने आपको कल बता दिया था। तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके जस्ट वही सेम चीज़ है जो आप यहाँ से ऊपर से कंट्रोल करते हैं, वही चीज़ आप यहाँ से बाकायदा एक फ़िक्स कीमत दे के उसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, फर्स्ट लाइन इंडेंट को भी और इसी तरह हैंगिंग इंडेंट को भी। इधर जितनी भी चीज़ें आप करेंगे उनका प्रीव्यू आपको साथ साथ नीचे जो है, अगर आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया होगा तो आपको वही टेक्स्ट नीचे प्रीव्यू में शो हो रहा होगा। अगर आपने कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं किया हुआ तो यहाँ पर जो है वो कोई डमी टेक्स्ट या सैम्पल टेक्स्ट कोई भी यहाँ पे शो हो रहा हो। उसके बाद ये लाइन स्पेसिंग में वहाँ से मैंने आपको बता दिया था, ऊपर बटन से जब हम क्लिक करते हैं तो कुछ फ़िक्स अमाउंट्स लिखी हुई होती हैं, वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। सिंगल लाइन है, 1.5 लाइन है, डबल है, एट लीस्ट है, एग्जैक्टली है और मल्टीपल है। अब सिंगल लाइन तो सिंपल हो गया कि भी सिंगल लाइन स्पेसिंग होगी, 1.5 भी यानी 1.5 पॉइंट्स स्पेसिंग होगी, डबल स्पेसिंग होगी यानी 2.0 स्पेस होगी। अब ये एट लीस्ट और एग्जैक्टली किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं? एट लीस्ट हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं, एट लीस्ट का मतलब ये है कि कम से कम, मतलब कम से कम इतनी स्पेसिंग लाजमी होनी चाहिए। अब ये इस्तेमाल करने की ज़रूरत कब पेश आती है? जब हमारे एक ही पैराग्राफ के अंदर मुख्तलिफ साइज़ का टेक्स्ट मौजूद हो, जो कि नॉर्मली नहीं होता। ठीक है जी। नॉर्मली हमारा पूरा पैराग्राफ जो है वो टेक्स्ट साइज़ हमारा सेम ही होता है, लेकिन अगर आपने बीच में पैराग्राफ में आपका बाकी पैराग्राफ जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 11 पॉइंट्स है और बीच में आपने कोई टेक्स्ट जो है वो 12 पॉइंट्स का या 14 पॉइंट्स सेलेक्ट किया हुआ है, तो जब आपका वो लफ्ज़ बीच में आएगा तो उसमें आपकी लाइन स्पेसिंग जो है वो थोड़ी सी ख़राब हो जाएगी। तो उसके लिए फिर आप एट लीस्ट का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं कि कम से कम लाइन स्पेसिंग जो है वो इतनी होनी चाहिए, ताकि आपकी लाइन की स्पेसिंग जो है वो बरकरार रहे। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एग्जैक्टली। एग्जैक्टली में ऐसा होता है कि अगर आपके एक पैराग्राफ में मुख्तलिफ साइज़ का टेक्स्ट मौजूद है तो उसमें लाइन स्पेसिंग को वो आप जहाँ पे जो अमाउंट देंगे एग्जैक्टली वही अमाउंट रहेगी, चाहे आपका टेक्स्ट का साइज़ बड़ा है या छोटा है, उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई यहाँ पे लाइन स्पेसिंग की अमाउंट देना चाह रहे हैं तो वो उसके लिए आप मल्टीपल का ऑप्शन इस्तेमाल करें और यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आप जितने पॉइंट्स लाइन स्पेसिंग रखना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आपको मैंने बताया कि 1.15 लाइन स्पेसिंग जो है वो होती है यहाँ से, ये बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो मौजूद होती है। ठीक हो गया जी। पैराग्राफ स्पेसिंग वाला जो ऑप्शन है इसमें आपको नीचे एक चेक बॉक्स नज़र आ रहा है, उसमें लिखा हुआ जी डोंट ऐड स्पेस बिटवीन पैराग्राफ्स ऑफ द सेम स्टाइल।
इसमें क्या होता है कि अगर हम एक ही किस्म के एक ही स्टाइल के पैराग्राफ इकट्ठे इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें वो क्या करेगा, अगर हम इसको चेक बॉक्स लगा दें तो वो क्या करेगा कि एक ही किस्म के जो पैराग्राफ्स होंगे उनके दरमियान लाइन स्पेसिंग जो है वो ऐड नहीं करेगा। ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं करके ओके कर देता हूँ और इन तीनों पैराग्राफ को सेलेक्ट करके दोबारा मैं इस पर चेक बॉक्स लगा देता हूँ। तो अब देखें आपके ये वाला हमारा नॉर्मल स्टाइल का पैराग्राफ है, ये दूसरा जो है ये भी हमारा नॉर्मल स्टाइल का पैराग्राफ है और तीसरा भी हमारा नॉर्मल स्टाइल का पैराग्राफ है। तो इसने क्या किया, अगरचे हमने अगर आप देखें कि पैराग्राफ स्पेसिंग जो है वो ऐड की हुई है आफ्टर, लेकिन उसके बावजूद इनके दरमियान स्पेस जो है वो नहीं है। ठीक है जी। वो इसलिए नहीं है कि हमने जो है वो चेक बॉक्स इस पे लगा दी। हाँ, अगर हम पैराग्राफ जो है वो इसका स्टाइल कोई और सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये वाला स्टाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो अब देखें कि अब उसने पैराग्राफ स्पेस ऐड कर दी है। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम अपने पैराग्राफ्स की स्पेसिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी लाइन स्पेसिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। इसमें पैराग्राफ वाले में एक हमारे पास लाइन एंड पेज ब्रेक्स का ऑप्शन मौजूद है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा आज क्लास ज़रा मुख्तसर रखनी थी, लेकिन फिर भी पूरी तकरीबन हो गई है। तो ये दो टूल सिंपल से टूल्स हैं, बॉर्डर्स शेडिंग का टूल है और बॉर्डर्स का टूल है। ठीक है जी। पैराग्राफ शेडिंग है, यानी आप चाहते हैं कि आपका पैराग्राफ जो है वो उसके बैकग्राउंड पे कोई कलर आ जाए, सिर्फ पैराग्राफ पे, पूरे पेज पे ना आए, जस्ट उस पैराग्राफ के बैकग्राउंड पे आ जाए। या फॉर एग्जांपल बाज़ औक़ात क्या होता है कि जो चैप्टर का पहला पैराग्राफ है, जैसे ये है पहला पैराग्राफ, मैं इसको इटैलिक कर रहा हूँ जस्ट टू शो कि ये पहला पैराग्राफ है। इसकी थोड़ी सी मैं सेटिंग जो है वो डिफरेंट रखना चाह रहा हूँ, इसमें मैं इंडेंट भी ऐड कर रहा हूँ। ठीक है जी, दोनों साइड्स पे जैसे भी तकरीबन 1 सेंटीमीटर। ठीक है जी। और इसको मैं बल्कि सेंटर अलाइन जो वो कर रहा हूँ। ठीक हो गया जी। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरा ये वाला जो पैराग्राफ है इसके बैकग्राउंड पे कोई कलर आ जाए। ठीक है। तो बजाय इसके कि मैं इंसर्ट में जाके उसके रेक्टेंगल एक ड्रॉ करूँ इसके पीछे। ठीक है जी। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास पैराग्राफ शेडिंग का ऑप्शन मौजूद है। इस पर अगर आप बटन पे क्लिक करें तो ये कलर पैलेट आपको नज़र आ रही है। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डिफ़ॉल्ट कलर पैलेट है। ये इसमें जो कलर्स हैं आपको 7-8 कलर नज़र आ रहे हैं डिफरेंट। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। ये कलर पैलेट भी आप अपनी मर्ज़ी की बना सकते हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लासेस में बनाएंगे। ठीक है जी। तो आप यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस पर जो है वो ये वाला कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब चूँकि हमने पीछे ज़रा डार्क कलर लगा दिया तो टेक्स्ट का कलर हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ठीक हो गया जी। तो इस तरीके से आप जो है वो पैराग्राफ के पीछे बैकग्राउंड पे आप कलर ऐड कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं पैराग्राफ शेडिंग। ठीक है जी। ये पैराग्राफ शेडिंग, ये जो हाईलाइट वाला ऑप्शन है इससे बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट इस तरीके से है कि अगर आपने पैराग्राफ शेडिंग अप्लाई की हुई है उसके ऊपर आप हाईलाइट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। और हाईलाइट जो है वो आप किसी एक वर्ड पे, एक लेटर पे अप्लाई कर सकते हैं, जबकि पैराग्राफ शेडिंग जो है वो आपके पूरे पैराग्राफ पे अप्लाई होगी, किसी एक वर्ड पे या किसी एक लाइन पे आप अप्लाई इसको नहीं कर सकते। ठीक है जी। और उसमें हमारे पास कलर्स भी जो है वो लिमिटेड हैं और यहाँ पर हमारे पास जो बेतहाशा कलर है, बेतहाशा से मुराद के इनफाइनाइट कलर्स है, जो भी आप कलर जो है अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद पैराग्राफ शेडिंग के साथ ही हमारे पास पैराग्राफ बॉर्डर्स का ऑप्शन मौजूद है। मैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे जा रहा हूँ। ये एक पैराग्राफ है, इसके इर्द गिर्द मैं बॉर्डर लगाना चाह रहा हूँ, तो ये आपके पास जो है वो ऑप्शन मौजूद हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। सबसे पहला ये बॉटम बॉर्डर, इसमें क्या होगा कि पैराग्राफ के सिर्फ बॉटम यानी नीचे वाली साइड पे जो है वो बॉर्डर लगेगा।
टॉप से मुराद कि टॉप साइड पे सिर्फ बॉर्डर लगेगा, लेफ़्ट से मुराद लेफ़्ट पे, राइट से मुराद राइट पे। नो बॉर्डर का मतलब कि अगर आप बॉर्डर लगाया हुआ है उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं तो नो बॉर्डर पे कर दें। ऑल बॉर्डर पे आप क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ के बीच में जहाँ जहाँ पे भी ऑप्शन अवेलेबल होगा वहाँ पे पैराग्राफ लग जाएगा। आउटसाइड से मुराद के बाहर की तरफ। इनसाइड बॉर्डर्स यहाँ पे अप्लाई नहीं होते हमारे। इनसाइड हॉरिजॉन्टल और ये भी हमारे यहाँ पे अप्लाई पैराग्राफ पे नहीं होता है। ठीक है जी। तो मैं आउटसाइड बॉर्डर लगा रहा हूँ, यानी मुझे चारों साइड पे चाहिए, बल्कि इसकी बजाय ये जो हेडिंग है मेरी, मैं इसको थोड़ा सा डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ। फ़ॉन्ट तो मैंने इस पे लगा दिया है, तो मैं इसके जो है वो नीचे बॉर्डर अप्लाई करना चाह रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है जी। थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ज़रा डिज़ाइन को अच्छा बनाने के लिए मैंने इसके नीचे जो बॉर्डर लगा दिया। अब ये इस बॉर्डर की आप जो है वो कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसकी मोटाई बारीकी जो है वो भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। जस्ट आपने बॉर्डर्स एंड शेडिंग पे क्लिक करना है। ये आपके पास मुख्तलिफ जो है वो स्टाइल बॉर्डर्स के जो है वो आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है जी। अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। ठीक है जी। सिंपल बॉक्स है, शैडो है, 3D है, उसके बाद कस्टम है। ठीक है जी। यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ये बॉर्डर्स के स्टाइल आ जाएंगे। एक सिंपल लाइन है, ये डैश्ड लाइन है, डॉटेड लाइन्स है, मुख्तलिफ़ किस्म की डैशें हैं, मुख्तलिफ़ स्टाइल्स ये मौजूद हैं। जो भी आपको यहाँ से मतलब अच्छा लगता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ से उसका कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। मैं ब्लू कलर लगाना चाह रहा हूँ और बॉर्डर जो है वो मैं ये वाला सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से आप इसकी जो है वो बॉर्डर की विड्थ यानी मोटाई जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। 3 पॉइंट्स आई थिंक बहुत काफ़ी है। और इसके बाद आप ओके के बटन पे क्लिक करें। बाज़ औक़ात ये इस तरीके से प्रॉब्लम करेगा, उसमें आपने टेंशन नहीं लेनी। आप दोबारा जाके बॉर्डर वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो वो बॉर्डर आपका अप्लाई हो जाएगा। एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लैरिफाई कर दूं शुरू में ही कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है अगरचे बहुत ही एक प्रोफेशनल किस्म का सॉफ्टवेयर है और एक बहुत अच्छी कंपनी की तरफ से है, यानी माइक्रोसॉफ्ट जो है वो एक मतलब जानी पहचानी कंपनी है, उसकी तरफ उसका सॉफ्टवेयर है। लेकिन उसके बावजूद इस सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सी एम्बिग्विटीज़ जो है वो आ जाती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैंने सारी सेटिंग्स जो है वो यहाँ पे जाके सेटिंग्स मैंने सारी सिलेक्ट कर ली। ठीक है जी। और कलर भी सिलेक्ट कर लिया, मोटाई भी सिलेक्ट कर ली, सब कुछ सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैंने ओके किया तो आप देखें कि बॉर्डर जो है वो अप्लाई नहीं हुआ, हालांकि इसको अप्लाई होना चाहिए था। ठीक है जी। तो अप्लाई कैसे होगा, आप इसको दोबारा जाके इस बटन पे क्लिक करेंगे तो वो अप्लाई होगा। तो इसमें बाज़ औक़ात हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत सारी ऐसी कोई एम्बिग्विटीज़ आ जाती हैं। बाज़ औक़ात के हम कोई चीज़ अप्लाई करते हैं इसमें और वो अप्लाई मतलब नहीं हो रही होती, उसको हमें दूसरी दफ़ा फिर से अप्लाई करना पड़ता है। तो इस चीज़ को ज़रा जो है ना वो समझ लीजिएगा। ठीक है जी। तो बॉर्डर्स के इसमें भी ऐसे ही है। तो बॉर्डर्स आप इसी तरह जो डिफरेंट आपके पास यहाँ से आप स्टाइल जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो सिंपल बॉर्डर्स हैं ये लाइंस में, अगर आप 3D का ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो 3D के ऑप्शन में क्या होगा कि वो आपको थोड़ा सा 3D लुक दे देगा। शेडो वाला आप सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से शेडो सेलेक्ट किया और इसको ओके कर देता हूँ तो आप देखें कि इसने थोड़ा सा वो शेडो सा जो है वो ऐड कर दिया। मैं दोबारा यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ शेडो। ठीक है जी। तो ये क्या करेगा, बॉर्डर के बाहर जो है वो एक शेडो सा पीछे इसने बैकग्राउंड में अगर आप देखें तो उसने शेडो सा एक ऐड कर दिया पर ब्लैक कलर का फुल। इस शेडो को हम मज़ीद मॉडिफाई नहीं कर सकते कि हमें शेडो जो है वो थोड़ा हल्के कलर में चाहिए या थोड़ा ब्लर सा शेडो होना चाहिए, इतना शार्प नहीं होना चाहिए। ये बस इसमें कुछ लिमिटेस हैं, लिमिटेशंस हैं, हम उसी लिमिट में रह के हम कर सकते हैं। एडोबे इनडिज़ाइन जब हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो उसमें आपके पास बेतहाशा फ़ीचर्स और इतनी आपके पास कह लें कि फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि आप अपनी मर्ज़ी से जिस किस्म का मर्ज़ी जो है वो डिज़ाइन बना सकते हैं।
ठीक है जी, तो ये हमारे पास बॉर्डर्स का ऑप्शन आ गया। ठीक है जी, ये आप अपनी मर्ज़ी से इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं, सारा कुछ आपके पास मौजूद है। बॉर्डर्स ख़त्म करने हैं, सिंपल आपने इस वाले बॉर्डर वाले बटन पे क्लिक करना है तो आपके बॉर्डर्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। दोबारा अगर आपने अप्लाई करना है तो इस पर जस्ट क्लिक करें तो वो दोबारा जो है वो आपका बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक कोई सवाल? अच्छा, एक टूल सिंपल सा टूल है, वो भी मैं आपको साथ ही बता दूँ। ये जो हमारे पास लेफ़्ट और राइट टेक्स्ट डायरेक्शन वाला है, इसी के साथ एक आपको AZ और नीचे एरो बना हुआ है, सॉर्ट टूल इसको हम कहते हैं। सॉर्ट टूल क्या करता है दरअसल, फॉर एग्जांपल मैं ये जो लिस्ट है मेरी, मैं इसमें से ये वाले टेक्स्ट ख़त्म करूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ये लिस्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ जाए A to Z। ठीक है जी, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया एंड सॉर्ट के बटन पे क्लिक किया तो ये आप उससे पूछ रहे हैं सॉर्ट बाय पैराग्राफ्स। जी बिल्कुल, पैराग्राफ्स के हिसाब से टेक्स्ट को हम करना है। जी बिल्कुल, टेक्स्ट है असेंडिंग में करना है या डिसेंडिंग में, हम असेंडिंग में करना चाह रहे हैं एंड देन ओके। ठीक है जी, अब आप देखें कि आपका ये सारा टेक्स्ट जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ चुका है। ए वाले, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ एंड सो ऑन। इसी तरह आपके जो पैराग्राफ्स हैं, आप उन पैराग्राफ्स को भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कुछ पैराग्राफ्स हैं, यहाँ तक मैं इन पैराग्राफ्स को चाहता हूँ कि जो ए से शुरू होने वाला पैराग्राफ है वो पहले आ जाए, फिर बी वाला, फिर सी वाला एंड सो ऑन, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो जस्ट आप इस पर क्लिक करें, पैराग्राफ्स को ही करना है, टेक्स्ट को ही करना है, सेंडिंग में करना है एंड देन ओके। तो आपका ये पैराग्राफ्स भी आपके जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ठीक है जी, ये नॉर्मली ये वाला टूल हम यहाँ पे इस्तेमाल कर नहीं रहे होते। इसका मेन काम तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होता है, जहाँ पे हम टेबल्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, डाटा के ऊपर काम कर रहे होते हैं। लेकिन बाद वक़्त यहाँ पे भी ज़रूरत पड़ जाती है, तो इन्होंने यहाँ पे भी उसको यानी बेसिक फ़ीचर की हद तक जो है वो दिया हुआ। ठीक है जी, यहाँ तक कोई सवाल किसी के जहन में आज की क्लास के हवाले से या पिछली की क्लास के हवाले से? कोई सवाल नहीं है? अच्छा सर, अगर वापस आना हो तो सवाल है तो बताइए। किस चीज़ पे वापस आना हो? ये असेंडिंग डिसेंडिंग छोड़ के हम वापस जी वापस, अपने असल शबाब हालत भाई में आना वापस चाह आने रहे के लिए वापसी का वैसे कोई रास्ता होता नहीं है। लेकिन वापस आने के लिए आपको, अगर अभी आपने अप्लाई किया, सिंपल कंट्रोल Z आप प्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने फ़ाइल को सेव कर दिया है और आपने फ़ाइल को क्लोज़ कर दिया है, उसके बाद वापस फ़ाइल में आ रहे हैं, तो फिर आप इसको वापस नहीं कर सकते। इसका कोई ऐसा ऑप्शन जो है वो मौजूद नहीं है। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो कस्टम ऑर्डर है जिसमें वो पहले से टेक्स्ट मौजूद है, जैसे इस टाइम ये कस्टम ऑर्डर है ना, कि हमें तो नहीं पता कि कौन सा पैराग्राफ किस लेटर से स्टार्ट हो रहा है, हमने तो जस्ट कॉपी पेस्ट किया हुआ। तो इसी शक्ल में अगर वापस लेके आना है तो हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ कंट्रोल Z का ऑप्शन यानी अनडू का ऑप्शन मौजूद है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है जी। इसके अलावा कोई सवाल? जी शहबाज भाई क्लियर हैं अब बाकी चीज़ें? अच्छा सर, जिस तरह आपने पैराग्राफ की असेंडिंग डिसेंडिंग तरतीब बताई है, इसी तरह कुछ अल्फाज होंगे उनकी भी है, तो इस तरह नंबरिंग की भी है। जी जी बिल्कुल, नंबरिंग की भी है। नंबरिंग अगर आगे नंबरिंग ये देखें ना। मैं नंबर्स कुछ जो है वो रैंडम नंबर लिख लेता हूँ। ठीक है जी, ये नंबर मैंने लिख दिए, इनको मैं कर रहा हूँ सिलेक्ट और सॉर्ट में जाता हूँ। अब यहाँ से अब ये देखें ना, पहले जब हमने किया था तो वो टेक्स्ट यहाँ पे टाइप जो है वो टेक्स्ट सिलेक्टेड था ऑटोमेटिकली, तो यहाँ पे अब ऑटोमेटिकली नंबर सिलेक्टेड है। क्यों? मतलब इतना को उन्होंने सॉफ्टवेयर के अंदर ये चीज़ रखी हुई थी, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेते हैं आपकी उस चीज़ को जो आपने सेलेक्ट की हुई है, तो उसने ऑटोमेटिकली इसको डिटेक्ट कर लिया एज अ नंबर। यहाँ से अगर उसने नहीं भी सिलेक्ट किया तो आप नंबर सेलेक्ट करके इसको ओके करेंगे तो ये आपको नंबर्स की भी तरतीब लगा के दे देगा। इसी तरह अगर आपने कुछ डेट्स लिखी हुई हैं, तारीखें लिखी हुई हैं, तो उनको भी आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उनको आप डेट्स को सिलेक्ट करें और यहाँ से टाइप जो है उसकी डेट सेलेक्ट कर लें और उसको ओके करेंगे तो वो डेट्स भी जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी।
जी। इसमें सर अगर नंबर भी हों और अल्फाज भी हों, उनमें हम नंबर का ऑप्शन लेना चाह रहे हैं। अल्फाज का तो आ रहा है ना अल्फाबेटिक का। मतलब आप उस सूरत में कह रहे हैं क्या कि मिक्स हो, करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल ये है और इसके साथ जो है वो कुछ नहीं नहीं, तो जिस तरह आपने शुरू में दिखाया ना, ये 100 अल्फाज लिखे हुए हैं, तो उन पे शुरू में नंबर भी लगे हुए हैं, वहाँ वहाँ से हमारे पास नंबर की तरतीब आगे पीछे होगी। और एक तो ये ना कि हम अल्फाज को तो अल्फाबेटिक तरतीब तरतीब पे कर लेंगे, लेकिन अलग से हमारे पास नंबर ये का इस ऑप्शन भी चीज़ की आएगा। बात कर रहे हैं कि इस तरह शुरू में नंबरिंग नंबर जी जी, आगे लफ्ज़ हों। इसमें अगर हमारे पास नंबरिंग आगे पीछे हो जाती है हाँ, तो इसमें जो है हम। वो पहली बात तो ये कि जो हमने इसमें चूँकि हमने नंबरिंग अप्लाई की हुई है, यानी ये जो हमारी बुलेट्स एंड नंबरिंग है, हमने वो वाली नंबरिंग अप्लाई की हुई है। इसके ऊपर तो हम मतलब सॉर्टिंग अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिक नंबरिंग है और ये अपनी तरतीब से ही रहेगी। अगर आप गौर करें कि जब मैंने इसको सॉर्ट आउट किया है इस टेक्स्ट को, तो हमारे नंबर्स वहीं के वहीं मौजूद हैं, जबकि टेक्स्ट हमारा जो है वो सॉर्ट आउट हुआ है। ठीक है जी। हाँ, अगर आपने नंबरिंग अप्लाई नहीं की हुई लेकिन वैसे आपके टेक्स्ट के शुरू में नंबर लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं यही नंबर ले लेता हूँ लेकिन इनके आगे कुछ टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। ठीक है जी। ठीक है जी। तो इसको आप इसकी बात करें ना, अब इसको सॉर्ट आउट अगर हमने करना है, तो इसको सॉर्ट आउट करना है तो ये आपके जो है वो अगर टेक्स्ट बेस पे करेंगे तो ये सॉर्ट आउट नहीं होगा। ठीक है जी। ठीक है जी। ये चूँकि इसके शुरू में नंबर आ रहे हैं तो इसको आप नंबर्स की तरतीब इसमें तो तरतीब खैर अच्छा, वो तरतीब भी वही लगी हुई है। मैं इसके थोड़े से नंबर्स चेंज कर देता हूँ। ठीक है जी। इसको अगर हम सॉर्ट आउट करते हैं एंड ओके करते हैं तो ये आपको सॉर्ट आउट इस तरीके से जो है वो करके दे देगा ये, लेकिन नंबर्स के हिसाब से, यानी जो आपके शुरू में नंबर लगे हुए हैं टेक्स्ट के हिसाब से नहीं करेगा, क्योंकि उसने जो पहला आपका लेटर है लाइन का, उसने उसको देखना है कि वो क्या है। ठीक है जी। अब देखें ना, यहाँ पे 25 था, 39, 56, 89, इसको उसने सॉर्ट आउट कर दिया, लेकिन यहाँ पे डी है, फिर जी है, फिर एफ़ है, फिर वाई है, इसको उसने सॉर्ट आउट नहीं किया और ये इसमें पॉसिबल भी नहीं है। ये जस्ट आप मतलब मैंने आपको शुरू में बताया ना कि बेसिकली तो ये काम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, जिसके अंदर हम डाटा के ऊपर मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं, डाटा के ऊपर काम कर रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने वर्ड के अंदर सिर्फ बेसिक फ़ीचर जो है वो इसमें जो है वो रखा हुआ है कि बेसिक जो उसकी है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको एज अ बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे इसको इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने ये सारी चीज़ टेबल के अंदर रखी हुई है, वो हम टेबल्स जब पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे इंशाल्लाह कि आपके टेबल के पहले कॉलम में नंबर्स हैं, अगले कॉलम में आपका टेक्स्ट है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई स्टूडेंट्स की लिस्ट है, उसमें आपके स्टूडेंट्स के रोल नंबर है, फिर नाम है, फिर उसके हासिल करदा नंबर है। कभी आपको ज़रूरत पड़ जाती है जी कि मेरे लिस्ट जो वो रोल नंबर की तरतीब से हो, तो आप रोल नंबर की तरतीब से सॉर्ट आउट कर लें उसको। कभी आपका दिल करता है कि जी इसको मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मुझे प्रिंट चाहिए, तो उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट कर लें। लेकिन जैसे ही हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उसको सॉर्ट करें तो उनके रोल नंबर्स भी साथ में ही उसके जो है वो जगह चेंज करें अपने। ऐसा ना हो कि हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इधर से सॉर्ट आउट किया तो उधर से रोल नंबर जो है वो वहीं के वहीं मौजूद हैं और किसी का रोल नंबर किसी को मिला हुआ है और आगे जो हमने मार्क्स लिखे हुए हैं वो भी किसी के मार्क्स किसी को मिले हुए हैं। तो वो टेबल की सूरत में अगर होगा हमारे पास डाटा, फिर हम इसको इस तरीके से वर्ड के अंदर भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका टेक्स्ट वैसे ही लिखा हुआ है जिस तरह अभी सामने लिखा हुआ, तो इसको हम सिर्फ पहले लेटर या पहले दो लेटर्स की बेस पे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट जो वर्ड है उसकी बेस पे सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। क्लियर होगी शहबाज भाई ये चीज़? जी सर। चलें ठीक है जी। असाइनमेंट नंबर 2 मेरे पास अभी तक किसी की भी नहीं पहुंची। असाइनमेंट नंबर 3 मैंने कल देनी थी, जेहन में नहीं था। असाइनमेंट नंबर 3 आपकी ये है कि आपने कोई भी चीज़ लेके, जिस तरह यहाँ पे मैंने फ्रूट्स लिए हुए हैं, तो आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, फ्रूट्स भी ले सकते हैं, उसके अलावा भी कोई चीज़ ले सकते हैं। आपने एक लिस्ट बनानी है, बुलेटेड लिस्ट बनानी है, जिसमें कम से कम 3 लेवल्स इस्तेमाल किए गए हों, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। और इसी तरह आपने एक नंबर्ड लिस्ट बनानी है, बेशक उसी
टेक्स्ट को आप इस्तेमाल करके बना लें, उसी टेक्स्ट की नंबर लिस्ट बना लें। और नंबर लिस्ट में भी आपके पास 3 लेवल्स होने चाहिए, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 1 में आपकी नंबरिंग जो है वो नॉर्मल नंबरिंग होनी चाहिए, यानी 1 2 3। लेवल 2 जो है उसमें आपकी नंबरिंग जो है वो रोमन नंबरिंग होनी चाहिए, जो रोमन स्मॉल आई वाली और वी वाली इस तरह की जो नंबरिंग होती है। और लेवल 3 में आपकी नंबरिंग जो है वो ABC स्मॉल जो है वो होनी चाहिए। और सारी की सारी नंबरिंग जो है वो डॉट वाली होनी चाहिए, ब्रैकेट वाली नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखा दूँ इस तरीके से, यानी 1 डॉट, ठीक है जी। और इसी का लेवल 2 जो है ये आपका जो है वो A नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ पर I होना चाहिए। ठीक है जी, रोमन का ये वाला। ठीक है जी। और यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख के इसके लेवल 3 पे मैं जाऊँ तो लेवल 3 पे आपकी जो है वो नंबरिंग ये होनी चाहिए। ठीक हो गई जी। और जो बुलेट्स वाली है, जिसमें 3 लेवल्स आपने जो बुलेट नंबरिंग करनी है, बुलेट लिस्ट बनानी है, उसमें बुलेट्स आप अपनी मर्ज़ी से लगा लें, लेकिन तीनों बुलेट्स जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए। तो ये आपकी 2 असाइनमेंट्स अब आपके ऊपर पेंडिंग हैं, तमाम स्टूडेंट्स के ऊपर। तो ये आप लोगों ने कल कोशिश करने के लाजमी तौर पर जमा करवा दें। ठीक है जी, आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम।